हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह टॉपिक है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो स्टूडेंट, ये जो मेरा टॉपिक है मैं यहाँ नोट किया हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, उसके जो स्टेप है वो कुल कितने स्टेप हैं, और स्टूडेंट इसके जितने भी स्टेप हैं उसको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। इस मेथड के अंतर्गत हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर करें। ठीक है, तो चलो किया जाए कंसीडर। लेट x1 x2 x3 and so on xn be n unknown variable n unknown variable of n system of n unknown variable of n simultaneous linear equation and simultaneous linear equations such that इस प्रकार से जो वेरिएबल n वेरिएबल हैं इस प्रकार से है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस एंड सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू b1 a21 x2 प्लस a22 सॉरी स्टूडेंट यहाँ x1 होगा x2 प्लस a23 x3 प्लस एंड सो ऑन a2n xn is equal to b2 a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 plus and so on a3n xn is equal to b3। स्टूडेंट देखो, मैं 3 इक्वेशन राइट डाउन कर लिया। अब इसके बाद मैं ith इक्वेशन राइट डाउन करूंगा। ith इक्वेशन देखो ai1 x1 प्लस ai2 x2 प्लस ai3 x3 प्लस एंड सो ऑन ain xn इज इक्वल टू डॉट डॉट यानी bi। ओके स्टूडेंट, अब तक मैं ith इक्वेशन राइट डाउन किया। ये जो पहला सफिक्स है ये फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ith इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब मैं nth इक्वेशन राइट डाउन करता हूं तो इसके बारे में भी समझो। देखो an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 प्लस एंड सो ऑन ann xn इज इक्वल टू bn। ये देखो n इक्वेशन n वेरिएबल है, n इक्वेशन n अननोन वेरिएबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इसको n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप n साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी आप कह सकते हो। तो अब स्टूडेंट इसी को मुझे सॉल्व करना है। किसका यूज करके? मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। नाम ही है मैट्रिक्स मेथड। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस
n number of simultaneous linear equation, n number of simultaneous linear equation से हम फर्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में इस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट बी कन्वर्टेड n simultaneous linear equation into matrix equation। ठीक है स्टूडेंट, मैट्रिक्स इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखो जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उसमें क्या क्या होंगे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। मैट्रिक्स इक्वेशन में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो अब मैं बताऊं स्टूडेंट आपको कि कैसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? तो बनाने का यही तरीका है, ये आप देख रहे हो ना, ईच इक्वेशन के जो कितने इक्वेशन है इसमें n नंबर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। जब n नंबर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो ईच इक्वेशन में से जो x1 का कोएफिशिएंट है तो x1 के कोएफिशिएंट को लेकर के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जनरेट करते हैं, मतलब बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट ईच इक्वेशन में से x2 के कोएफिशिएंट को लेकर के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप लैंग्वेज यूज करो, ठीक है। तो सेकंड कॉलम यूज होगा, ऐसे x3 के कोएफिशिएंट जब लेंगे तो थर्ड कॉलम यूज होगा। सिमिलरली xn के जब हम कोएफिशिएंट लेंगे स्टूडेंट, xn के कोएफिशिएंट देखो, xn के जब कोएफिशिएंट लेंगे तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का nth कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा। तो इस तरीके से जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हुआ वह n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स बना, n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हुआ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स होता है। वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसी को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स का करते हैं। तो जो वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिंगल कॉलम होते हैं, वह सिंगल कॉलम क्या है? x1 x2 x3 एंड so on xn। जितने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हैं वही वेरिएबल सिंगल कॉलम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसको वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें n रो सिंगल कॉलम होते हैं, n क्रॉस 1 होते हैं, और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो चलो ये सब काम कर लिया जाए। तो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, पहले यहां तक आप नोट करो, ठीक है। यहां तक पहले राइट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट स्टेप में हम मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो मैट्रिक्स इक्वेशन हम कंस्ट्रक्ट करें। देखो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ओके स्टूडेंट। यहां पर जो फर्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा वो क्या होगा? A11 A21 A31 डॉट डॉट AI1 डॉट डॉट AN1। ओके स्टूडेंट,
ये जो फर्स्ट कॉलम का कंस्ट्रक्शन है, यह ऑल इक्वेशन के x1 की कोफिशिएंट को लेकर के फर्स्ट कॉलम का कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब आप जो है n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जरा ऑब्जर्व करो तो आप पा जाओगे जो x1 का कोफिशिएंट है, x1 के कोफिशिएंट को लेकर के कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम हम कंस्ट्रक्ट कर लिए। सिमिलरली स्टूडेंट, x2 के कोफिशिएंट लो तो कितना हो जाएगा, a12 सेकेंड कॉलम का जनरेशन होगा, a22 a32 ai2 डॉट डॉट an2। अब थर्ड कॉलम का कंस्ट्रक्शन करेंगे, a13 a23 a33 a। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर डॉटेड लाइन से दिखा दो, क्योंकि इसमें डॉटेड लाइन का मतलब इसमें फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो सब आएंगे या ith रो तक पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहां से देखो ai3 डॉट डॉट an3 डॉट डॉट, और स्टूडेंट ये हो गया a1n a2n a3n डॉट डॉट ain, और लास्ट प्लेस पर ann। देखो ना, n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। इसी को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। अब देखो यहां से इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स से। ठीक है, जिसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, n रो फर्स्ट कॉलम होगा। और देखो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, ये होगा कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। इट मींस दैट b1 b2 b3, ठीक है स्टूडेंट, bi bn n क्रॉस 1। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। यह स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन लिखे हो ना स्टूडेंट, मैट्रिक्स इक्वेशन, तो स्टेप नंबर जो सेकंड है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख करके कंपेयर कराएंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख करके कंपेयर कराएंगे, ये सेकंड स्टेप में है। तो मान लो मैं इसको इक्वेशन दे दूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इन दिस स्टेप वी राइट मैट्रिक्स इक्वेशन इन द फॉर्म। मैट्रिक्स इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, किस फॉर्म में, ax इक्वल टू b के फॉर्म में, और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और इसी सेकंड स्टेप में ही कंपेयर कराएंगे स्टूडेंट। ओके, तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, तो कैपिटल A का वैल्यू मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कैपिटल A का वैल्यू, और कैपिटल X का वैल्यू, और यही नहीं स्टूडेंट, कैपिटल B का भी वैल्यू मिल जाएगा। ये n क्रॉस 1 होगा
और ये भी n क्रॉस 1 होगा और ये n क्रॉस n होगा। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर राइट डाउन कर लो। ये हो गया A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट डॉट A2n। अब यहाँ देखो डॉट डॉट डॉटेड लाइन से डिनोट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा an1 an2 डॉट डॉट an ये जो मैं एलिमेंट लिखा हूं an, ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब देखो ये वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसके जो वेरिएबल हैं, इट मींस स्टूडेंट x1 x2 डॉट डॉट xi डॉट डॉट xn, ठीक है। और ऐसे ही स्टूडेंट कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, तो देख सकते हो b1 b2 डॉट डॉट bi डॉट डॉट bn, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट, सॉरी यह वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टेप नंबर सेकंड के अंतर्गत इतना काम करते हैं और राइट डाउन भी कर लेते हैं कि कैपिटल A इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कैपिटल X इज इक्वल टू वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, कैपिटल B इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। राइट डाउन भी कर लेते हैं, ठीक है, इसी स्टेप में। तो मैं थोड़ा इरेज करूंगा। अब देखो स्टूडेंट स्टेप नंबर, अब सेकंड के ही अंतर्गत आएगा A इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। जितने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हो, जितने नंबर ऑफ इक्वेशन हो, वही जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स x इक्वल टू वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स b इक्वल टू कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं ax इक्वल टू b के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टेप नंबर थर्ड में, स्टेप थर्ड ax इक्वल टू b, इसी में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं? इन दिस स्टेप वी कैलकुलेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टेप थर्ड में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस इक्वेशन में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व किया जाए। ये आपका इक्वेशन सेकंड है, एज्यूम किए ही थे। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ए इनवर्स इन अबव इक्वेशन, बोथ साइड बाय ए इनवर्स होगा ना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए इनवर्स इन अबव इक्वेशन वी गेट प्री मल्टीप्लाई करो तो a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। ओके,
अब देखो, अब यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा लो, तो ए इनवर्स ए एसोसिएटिव लॉ इनटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। अब यहां पर देखो आई हो जाएगा, ये इनवर्स लॉ हो जाएगा, तो यहां से मैं लिखा क्या स्टूडेंट, ये एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से अब देखो ये इनवर्स लॉ लगा देंगे, तो आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये इनवर्स लॉ लगा, इनवर्स लॉ, ठीक है, इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ, अब देखो ये आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ये कितना हो गया आइडेंटिटी लॉ से, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ से देखो ये मैं ऑब्टेन किया। तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेप नंबर 3 में ये डायरेक्ट यूज करेंगे, ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो वर्किंग प्रोसीजर में सॉल्व करके बताया हूं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेप 3 में डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। कैपिटल एक्स मींस व्हाट, कैपिटल एक्स मींस वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स मींस वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, कैपिटल बी मींस कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ना, ये वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होगा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, जो मैं बैक लेक्चर में मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में सिखाया था आप लोगों को, जिसमें 4 स्टेप होता है। तो स्टूडेंट उस 4th स्टेप का पालन करते हुए मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, जो टर्निंग पॉइंट है। स्टेप नंबर 3 में ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, वह टर्निंग पॉइंट है। जब आपको बैक लेक्चर समझ में आया होगा तभी स्टूडेंट आप यहां पर समझ पाओगे। यानी जितने भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करवाए हैं, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप लोग, तो यहां भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट लिखेंगे क्या, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ओके, ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब स्टेप नंबर 4 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन। स्टेप नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन है, उसको भी देख लिया जाए। सिंप्लीफिकेशन, स्टेप नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन। अब देखो स्टूडेंट ये लास्ट स्टेप है, इसको आप फाइनल स्टेप भी कह सकते हो। स्टेप 4th, ये कौन सा स्टेप है, सिंप्लीफिकेशन स्टेप है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी आप कैलकुलेट किए हो स्टेप नंबर 3 से। इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हो। इसके बारे में आप कहते हो वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1, इट मींस सिंगल कॉलम का मैट्रिक्स है, लेकिन ये वेरिएबल है। और यही b क्या है, यह भी सिंगल कॉलम का मैट्रिक्स है, लेकिन स्टूडेंट ये कांस्टेंट है। इसके एक कांस्टेंट को लेकर के एक सिंगल कॉलम बनाया गया है, जिसको हम सिंगल कॉलम मैट्रिक्स बोले, जिसके एलिमेंट कांस्टेंट है। और ये सिंगल कॉलम मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं ये भी बता दूं, ये सिंगल कॉलम मैट्रिक्स जिसके वेरिएबल कांस्टेंट, इट मींस कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये
सिंगल कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। समझ लो स्टूडेंट, बी क्या है? सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है। और ए इनवर्स क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है। जब दोनों मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, जब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनली स्टूडेंट सिंगल कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि यह इन जनरल है तो मैं मानकर चलता हूं इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा वो आएगा क्या? कोई कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा। तो मान लीजिए इसके एलिमेंट कांस्टेंट होंगे तो ये C1, C2, C3 एंड सो ऑन Ci एंड सो ऑन Cn, n क्रॉस 1। और लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट यह वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट होंगे वह वेरिएबल होंगे और सिंगल कॉलम जनरेट करेंगे। तो इट मींस स्टूडेंट x1, x2, x3, ठीक है, x3 एंड सो ऑन xi एंड सो ऑन xn, ठीक है, n क्रॉस 1। अब देखो ना दोनों साइड बराबर हो गए ना। ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है, ऑर्डर n क्रॉस 1। वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस 1, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर लो, विच विल इंप्लाई x1 इक्वल टू C1, x2 इक्वल टू C2, x3 इक्वल टू C3, ठीक है, x1 C1, x2 C2, x3 C3, x4 इक्वल टू C4 डॉट डॉट xi इक्वल टू Ci कामा डॉट डॉट xn इक्वल टू Cn। ओके, तो इस तरीके से आप देखो ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर दिए और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो n अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। तो यही मेथड है सॉल्व करने का। जब आप सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट तो ये देखो A इनवर्स क्या है? A इनवर्स इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। और B क्या है स्टूडेंट? B कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1। n क्रॉस 1 ऑर्डर का कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा ऑर्डर n क्रॉस 1 का। इतना आप लोग थोड़ा लर्न कर लो। इन दोनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस 1 का होगा। अब चूंकि ये इन जनरल है ना तो इसीलिए मुझे यहां सपोज करना पड़ा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है। तो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट कांस्टेंट हो और वो सिंगल कॉलम जनरेट करता हो तो सिंगल कॉलम जनरेट कर दिया और इसके एलिमेंट हो कांस्टेंट ले लिया, C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn तक पहुंचा दिया। अब दोनों साइड में देखो ना मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, वही मैं कर दिया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो और जो है क्लियर हो जाएगा। वैसे आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैं कल असाइनमेंट वर्क दिया था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट बेहतर ढंग से सॉल्व किए थे। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन का जब मैं वीडियो बनाऊंगा, एक क्वेश्चन टेकअप करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट बस यहीं तक। ओके, थैंक यू सो मच।